हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ सी दिस मार्क दैट सीरीज़। सी दिस मार्क दैट सीरीज़ का मतलब दोस्तों कि जो हमारे क्लिनिकल टाइप के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस में हमें ऐसी कौन सी चीज़ें देखनी है, ऐसे कौन से क्लिनिकल क्लूज़, ऐसे कौन से बज़वर्ड्स हमें नोटिफाई करने हैं, और उन नोटिफाइड बज़वर्ड्स के आधार पे हम सही आंसर तक पहुंच पाएँ, जिससे हमारे आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो उससे एक तो हमारा आंसर सही होगा, दूसरा हमारा टाइम भी बचेगा एग्ज़ाम में। तो ये सीरीज़ दोस्तों मैं मेडिसिन के लिए लेके आया हूँ। तो आज हम मेडिसिन के सीबीएस से ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। 30 से 35 मिनट की दोस्तों ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर वो पर्टिकुलर चीज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रही है तो उसका सस्पेक्टेड आंसर क्या होगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें कि ए मैन प्रेजेंट विद लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, ए मैन प्रेजेंट विद लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, नॉर्मल ईसीजी, man presents with left-sided chest pain, normal ECG, but troponin level elevated. But troponin level elevated. It means दोस्तों it is known ST elevation MI. मीन्स यहाँ पे चेस्ट पेन तो है और साथ में ECG नॉर्मल है, लेकिन ट्रोपोनिन लेवल दोस्तों बढ़े हुए हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एस टी एलिवेशन एम आई की और एंजाइना की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो शुरू हम बात करें सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। अगर हम दोस्तों बात करें स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना में दोस्तों क्या होगा, स्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन एट एक्सर्शन लेस देन 10 मिनट, चेस्ट पेन एट एक्सर्शन लेस देन 10 मिनट्स तक। तो फटाफट दोस्तों हमें ये चीज़ें देखनी है। लेस देन 10 मिनट तक उस पेशेंट को चेस्ट पेन रहेगा ऑन एक्सर्शन, ऑन एक्सर्शन। उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम कराएंगे ईसीजी, जो कि नॉर्मल आएगी, नॉर्मल फाइंडिंग्स ईसीजी में आएगी। सीटी एंजियोग्राफी अगर हम कराएंगे, एंजियोग्राफी अगर हम कराते हैं ये बेटर है। उसके बाद में हम करेंगे टीएमटी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें अनस्टेबल एंजाइना, और हम कहें नॉन एसटी एलिवेशन एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो जो इन्वेस्टिगेशन पे ईसीजी में है, ईसीजी में हमें दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन ऑन रेस्ट लेस देन और मिनिमम 10 to 30 मिनट। चेस्ट पेन ऑन रेस्ट मिनिमम 10 to 30 मिनट्स। इन इन्वेस्टिगेशन में अगर हम दोस्तों बात करें ईसीजी, तो ईसीजी में हमें किसी प्रकार का कोई एसटी एलिवेशन दिखाई नहीं देगा। नो एसटी एलिवेशन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कार्डियक एंजाइम, कार्डियक एंजाइम दोस्तों यहाँ पे ट्रोपोनिन एंड मोस्ट कॉमनली ट्रोप आई। ट्रोप आई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे
या तो ये नॉर्मल हो सकता है या ये इंक्रीज हो सकता है। अगर ये नॉर्मल है तो अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है दोस्तों। और अगर ये बढ़ा हुआ है तो नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई एन स्टेमी। अगर ईसीजी चेंजेस कुछ भी नहीं है, नो ईसीजी चेंजेस, बट इन कार्डियक एंजाइम ट्रोपोनिन आई इज नॉर्मल, देन इट इज अनस्टेबल एंजाइना। और इफ कार्डियक एंजाइम मीन्स ट्रोप आई इज इंक्रीज, देन इट इज नॉन स्टेमी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उसके बाद में हम बात करें एसटी एलिवेटेड एमआई। एसटी एमआई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चेस्ट पेन ऑन रेस्ट मोर देन 30 to 35 मिनट्स। चेस्ट पेन ऑन रेस्ट मोर देन 30 to 35 मिनट्स। ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो ऑन ईसीजी देयर इज एसटी एलिवेशन। और अगर एंजाइम की बात करें, ट्रोप आई इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ट्रोप आई इज ऑल्सो इंक्रीज। एसटी एलिवेशन के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, एक बार देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अगर हम एसटी एलिवेशन एमआई की ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का थ्रोम्बोलाइसिस। और वी कैन डू प्राइमरी पीसीआई परक्यूटेनियस इंटरवेंशन। अगर दोस्तों पीसीआई वहाँ पे नहीं है, इफ देर इज नो सर्विस ऑफ पीसीआई, if there is no service of PCI, the patient then we will do thrombolysis। अगर 2 घंटे में हम उस पेशेंट का PCI नहीं करा पाते हैं तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है थ्रोम्बोलाइसिस मोर देन 2 आवर्स। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डोर टू निडल टाइम जो होता है वो इसमें होता है 30 मिनट्स। इज लेस देन 30 मिनट्स। डोर टू निडल टाइम इज लेस देन 30 मिनट्स एंड एजेंट्स for thrombolysis we use streptokines। तो ये चीज़ें हमें दोस्तों याद रखनी है। डोर टू निडल टाइम एंड एजेंट्स वी यूज इन थ्रोम्बोलाइसिस इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर हम बढ़ते हैं, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ वायरल इलनेस नाउ प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन एंड ग्लोबल एसटी एलिवेशन। मीन्स global ST elevation is always seen in myocarditis। global ST elevation is seen in myocarditis। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं elderly female with chronic atrial fibrillation, dyspnea and flash pulmonary edema। elderly female with chronic atrial fibrillation, dyspnea and flash pulmonary edema, diastolic dysfunction, or we can say heart failure with preserved ejection fraction। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ हार्ट फेलियर के बारे में अगर हम बात करें, हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ 3 टाइप के होता है। अगर
इजेक्शन फ्रैक्शन के बेस पे अगर बात करें, हार्ट फेलियर बेसिस ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं दोस्तों। ये जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे। इजेक्शन फ्रैक्शन, इफ इजेक्शन फ्रैक्शन इज लेस देन इक्वल टू 40%, देन वी विल कॉल हार्ट फेलियर विद reduced ejection fraction. Heart failure with reduced ejection fraction. Then ejection fraction is 41 to 49%. If ejection fraction is 41 to 49%, then we will call heart failure with mild range ejection fraction. We call heart failure with mild range ejection fraction. And third one is more than 50%. Ejection fraction is more than equal to 50%. More than equal to 50%. It is called heart failure with preserved ejection fraction. Heart failure with preserved ejection fraction. ये हार्ट फेलियर की बात हो गई दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट मैन विद फीवर, pericardial rub, elevated CRP and no myocardial necrosis. Man with fever, pericardial rub, elevated CRP and no myocardial necrosis, then we suspect acute pericarditis. ठीक है दोस्तों। अगर हम acute pericarditis की मोटा मोटी बात कर लें, तो अगर हम बात करें acute pericarditis, अगर हम बात करें दोस्तों acute pericarditis, तो मोस्ट कॉमनली हम इसमें देखेंगे कि इट इज़ ड्यू टू acute इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियल लेयर। इट इज़ acute इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियल लेयर। Due to inflammation in pericardial layer, there is chest pain. Due to inflammation in pericardial layer, there is chest pain. ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके कॉजेज की और इटियोलॉजी की, अगर हम बात करें कॉजेज की, तो मोस्ट कॉमन जो कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज इज इडियोपैथिक। Most common cause is idiopathic. Then other causes, viral infection, viral infections, autoimmune disease। ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो हाइड्रोलाजिन और आइसोनियाजिन की वजह से भी हो सकता है, एंड ड्यू टू it happens due to radiation, और रेडिएशन की वजह से यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके क्लिनिकल फीचर शार्प चेस्ट पेन। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, शार्प चेस्ट पेन reduce with sharp chest pain, increase on lying down, but decrease on bending forward. Increase on lying down but decrease on bending forward, or we can say more in supine, less in sitting. More in supine, less in sitting। ठीक है दोस्तों। more in supine and less in sitting। उसके बाद में अगर हम अगला पॉइंट देखें दोस्तों, मिडिल एज मैन विथ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। मिडिल एज मैन
with chest discomfort. ECG showing ST elevation, ST depression in V5 and V6 during stress test. Middle-aged man with chest discomfort, ECG showing ST depression, chest discomfort, ECG showing ST depression in V5 and V6. V5 and V6 during stress test. It is lateral wall MI. V5 and V6 during stress test. Then it is lateral wall MI. अगर हम दोस्तों MI की बात करें बेस्ड ऑन ECG, अगर हम बात करें MI की बेस्ड ऑन ECG, ECG लीड्स के बेस पे अगर हम बात करें तो ECG leads, MI location and other one is involvement of artery, involved artery. तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें V1, changes in V1 and V4 lead. If there is changes in V1 or V4 lead, then this is anterior wall MI. This is anterior wall MI. It is due to LAD. ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट AVL, V5 और V6, then L for lateral wall MI, L for lateral wall MI. It is due to left circumflex artery. It is due to left circumflex artery. Then we will talk about दोस्तों first AVL V1 to V6. First AVL and V1 to V6, if there is changes, it is extensive. It is extensive wall MI. Extensive wall MI. It is due to left coronary main artery, LCMA. It is due to LCMA. उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों 2, 3 और AVF, 2, 3 and AVF, F inferior wall MI, inferior wall MI. It is due to RCA, right coronary artery. If we will talk about V1, V2, then it is septal MI and it is due to LAD. And if there is changes in first and AVL, if there is changes in first and AVL, this is high lateral MI and it is due to also LCX. ठीक है दोस्तों, तो ये हमें याद करने हैं, ये चीज़ें हमें याद रखनी है. उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों यंग मैन with chest trauma, muffled heart sounds with hypotension, it is cardiac tamponade. Cardiac tamponade, Beck's triad, muffled heart sounds, hypotension and raised JVP. It is Beck's triad and it is seen in cardiac tamponade. It is seen in cardiac tamponade. Then we'll talk about young male with recurrent syncope and bifid carotid pulse. Young male with recurrent syncope and bifid carotid pulse. It is in HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. अगर हम दोस्तों बात करें कार्डियोमायोपैथीज की, अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं. कार्डियोमायोपैथी,
अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी ड्यू टू सम स्ट्रेस, ड्यू टू सम स्ट्रेस, सडन स्ट्रेस, also known as Takatsubo कार्डियोमायोपैथी और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और एपाइकल बैलूनिंग, और एपाइकल बैलूनिंग। ठीक है दोस्तों, सीवियर चेस्ट पेन होगा इसमें, इमोशनल स्ट्रेस और सीवियर चेस्ट पेन। फॉलोड बाय इमोशनल स्ट्रेस। क्लिनिकल फीचर इसमें ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, ड्रग ऑफ चॉइस अगर इसमें देखें बीटा ब्लॉकर हम इसमें देंगे। उसके बाद में अगर हम सेकंड वन बात करें दोस्तों HOCM, इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन म्यूटेशन ऑफ हैवी चेन ऑन क्रोमोसोम 14। ठीक है दोस्तों, बीटा मायोसिन चेंज जो होती है क्रोमोसोम 14 पे, म्यूटेशन ऑफ बीटा मायोसिन हैवी चेन ऑन क्रोमोसोम 14, बीटा मायोसिन हैवी चेन क्रोमोसोम 14। ठीक है दोस्तों, एसिमेट्रिक हाइपरट्रोफी इसमें होगी। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम बात करें डायस्टोलिक फेलियर, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन। ठीक है, डायस्टोलिक क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन। ठीक है, डायस्टोलिक फेलियर followed by systolic failure, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो एग्जामिनेशन पे जो हमें जो दोस्तों देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा S4 देखने को हमें मिलेगा, और क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मर्मर मीन्स डायमंड शेप मर्मर ऑन एग्जामिनेशन। S4 present diamond shape murmur, crescendo decrescendo और diamond shape murmur on ARPS area, on ARPS area। अगर हम इसकी 2D इको अगर करेंगे हम, इको पे हमें बनाना शेप हट देखने को मिलेगा, बनाना शेप लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी, बनाना शेप लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस वही सेम दोस्तों, बीटा ब्लॉकर ड्यू टू बिकॉज जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो हमारे हार्ट पे उसकी मोशन कम करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, मीन्स पाल्पिटेशंस कम हो जाते हैं इसकी वजह से। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अगर हम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज जो इसका होगा दोस्तों अमाइलोडोसिस। मोस्ट कॉमन कोज जो है इसका अमाइलोडोसिस। क्लिनिकल फीचर वही सेम राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के जैसे होंगे। और अगर हम बात करें इको तो इको पे हमें दिखेगी ग्लिटरिंग मायोकार्डियम,
ग्लिटरिंग मायोकार्डियम। बात करें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मोस्ट कॉमन कोज जो इसका है, मोस्ट कॉमन कोज है जो है पॉलीजेनेटिक म्यूटेशन। मोस्ट कॉमन कोज पॉलीजेनेटिक म्यूटेशन। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल और वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल एंड वायरल इन्फेक्शन। अदर कॉजेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है ये, और पेरिपार्टम हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन, इन पेरिपार्टम ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन। ठीक है दोस्तों, ड्रग्स की अगर हम बात करें इसमें तो एंथ्रासाइक्लिन अगर हम इसमें देंगे और ट्रास्टुज़ुमैब हम इसमें दे सकते हैं। ट्रीटमेंट एंथ्रासाइक्लिन और ट्रास्टुज़ुमैब और ट्रास्टुज़ुमैब। तो दोस्तों कार्डियोमायोपैथीज हमें बिल्कुल पढ़ के जानी है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी अगर हम देखें तो इट इज़ ड्यू टू सम इमोशनल स्ट्रेस, सीवियर चेस्ट पेन फॉलोड बाय सम इमोशनल स्ट्रेस। Also, it is also known as Takotsubo cardiomyopathy और broken heart syndrome और apical ballooning syndrome। ठीक है दोस्तों, सीवियर चेस्ट पेन विद फॉलोड बाय इमोशनल स्ट्रेस, ड्रग ऑफ चॉइस बीटा ब्लॉकर। उसके बाद में अगर हम बात करें HOCM, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, it is due to mutation of beta myosin heavy chain on chromosome 14, due to beta myosin heavy chain mutation of beta myosin heavy chains on chromosome 14. Clinical features shortness of breath on exertion, and firstly in initial phase there is diastolic failure, then there will be systolic failure। अगर हम आगे एग्जामिनेशन की बात करें इसमें तो S4 साउंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी। डायमंड शेप मरमर और क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो मरमर हमें ऑन ऑस्कल्टेशन हमें सुनाई देंगे अब्स एरिया पे। ठीक है, ऑन इकोकार्डियोग्राफी देर इज बनाना शेप लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी, ऑन इकोकार्डियोग्राफी देर इज बनाना शेप लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैविटी। ड्रग ऑफ चॉइस देर इज ऑल्सो बीटा ब्लॉकर। उसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, मोस्ट कॉमन कॉज देर इज amyloidosis, and due to amyloidosis on echocardiography there is glittering myocardium। उसके बाद हम बात करें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन कॉज इज पॉलीजेनेटिक म्यूटेशन, देन अल्कोहल, देन वायरल इन्फेक्शन। पेरिपार्टम, it is also happen in peripartum phase due to increase in prolactin, or in treatment we'll give anthracyclines and trastuzumab। अगले पॉइंट की दोस्तों हम बात करते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट फॉलोड बाय माइग्रेटरी आर्थराइटिस एंड मर्मर। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट फॉलोड बाय माइग्रेटरी आर्थराइटिस एंड मर्मर। इट इज acute rheumatic fever। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का बच्चा है, उसकी मम्मी के पास में लेके आती है कि डॉक्टर साहब इसको बार बार गले में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो सोर थ्रोट की हिस्ट्री इसमें रहेगी, बार बार सोर थ्रोट इसको हो रहा है, उसकी हिस्ट्री इसमें रहेगी। क्लिनिकल फीचर्स की में यही सोर थ्रोट है, आर्थराइटिस है और मरमर ऑन एग्जामिनेशन में मरमर सुनाई देंगे। ठीक है दोस्तों, डायग्नोसिस के लिए हम इसमें मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया इसमें हम यूज़ करते हैं, जिसमें या तो 2 मेजर और 1 मेजर 2 माइनर सिम्टम्स यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें मिडिल एज वुमेन विथ चेस्ट पेन एंड ST एलिवेशन बट नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राम, अभी हमने पढ़ा इट इज टाकात्सुबो कार्डियोमायोपैथी, मिडिल एज वुमेन विथ चेस्ट पेन ST एलिवेशन बट नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राम। Young male with recurrent syncope with bifid carotid pulse, it is HOCM। Fever with a new murmur and splinter hemorrhage in
आईवी ड्रग यूज़र, आईवी ड्रग यूजर्स में अगर हमें हेमरेज और फीवर और मरमर अगर सुनाई दे रहे हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व इज ट्राइकैस्पिड वॉल्व, मोस्ट कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व इन आईवी ड्रग यूजर्स इन एंडोकार्डाइटिस इज ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वॉल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इसमें होता है। मिडिल एज मैन विद रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन relieved by rest and worsened by exertion. It is stable angina. It is stable angina. Women with pounding heartbeat, tremor and widening pulse pressure. Pounding heartbeat means palpitation. Palpitation. It is aortic regurgitation. Sudden onset chest pain radiating to left arm और स्मोकर और डायबिटिक अगर पेशेंट की हिस्ट्री उसमें दे रखी है तो अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यंग फीमेल विद शार्प चेस्ट पेन वर्सनिंग ऑन लाइंग डाउन एंड इम्प्रूव ऑन लीनिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड मीन मोर ऑन सुपाइन लेस ऑन सिटिंग मीन्स पेरिकार्डाइटिस। लाइंग डाउन वर्सन ऑन लाइंग डाउन इम्प्रूव बाई लीनिंग और बेंडिंग फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, मोर ऑन सुपाइन लेस ऑन सिटिंग। एल्डरली मेल विद सिंकोप during exertion and delayed Demis carotid upstroke, it is aortic stenosis. Young adult with high BP in upper limbs and weak femoral pulses, coarctation of aorta. High BP in upper limbs, दोस्तों याद रखना, high BP in upper limbs but weak femoral pulses. High BP in upper limb and weak femoral pulses, it is coarctation of aorta. Tall man with pectus erectum, sudden tearing of chest pain. Sudden tearing of chest pain and it is radiating to back, radiating to back. Chest pain, sudden tearing chest pain radiating to back is aortic dissection. It is aortic dissection and most common Marfan syndrome. Patient with palpitation, irregular pulses and history of rheumatic fever. It is atrial fibrillation. Atrial fibrillation due to mitral stenosis. In rheumatic fever, most common valve involved is mitral valve. Most common valve involved in mitral valve. But in IV drug users, infective endocarditis, in infective endocarditis, there is most common valve involved is tricuspid valve. But in rheumatic fever, there is mitral valve. Young athlete with family history of sudden death and exertional syncope, HOCM. Patient with facial puffiness, raised JVP, ascites and Kussmaul sign, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अभी हम JVP की बात करेंगे थोड़ी देर में। पोस्ट MI पेशेंट डेवलप हाइपोटेंशन, JVP एलिवेशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड। दोस्तों बैकस्ट्रायड कार्डियक टेम्पोनेट, बैकस्ट्रायड हाइपोटेंशन, रेज JVP, मफल्ड हार्ट साउंड, बैकस्ट्रायड कार्डियक टेम्पोनेट। चाइल्ड विद कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर एंड बाउंडिंग पल्सेस, continuous machinery murmur significant for PDA, continuous machinery murmur PDA. Teenager with cyanosis, squatting after exertion and systolic murmur TOF, tetralogy of Fallot. Elderly hypertensive patient with wide QRS, left axis deviation and slurred upstroke in ECG, left bundle branch block. ठीक है दोस्तों। Palpitation with narrow complex tachycardia, regular rhythm and sudden onset, paroxysmal supraventricular tachycardia, PSVT. Young man with chest trauma, muffled heart sound with hypotension, backstride, it is cardiac tamponade. Post MI day 3, patient with fever, pericardial rub and pleuritic chest pain. Patient with fever, pericardial rub and pleuritic chest pain. It is post-infect pericarditis, post-infect pericarditis और post MI pericarditis. दोस्तों हम यहाँ बात कर लेते हैं पोस्ट MI जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन, पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन। तो अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, सबसे पहले कुछ घंटों में, इन फर्स्ट फ्यू आवर्स,
in first few hours. In first few hours there is sudden cardiac death. Sudden cardiac death due to ventricular arrhythmia. Due to ventricular arrhythmias. Due to ventricular arrhythmias. In 4 to 7 days, 4 to 7 days, 4 to 7 days, free wall rupture. Free wall rupture. Other one is there is a murmur. We can hear there is a murmur, systolic murmur at left external border. It is due to VSD, ventricular septal defect. Systolic murmur at left external border. लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, ठीक है दोस्तों. इट इज़ ड्यू टू VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. ठीक है. उसके बाद में अगर हम बात करें, अदर वन इज माइट्रल, ड्यू टू माइट्रल रिगर्गिटेशन. माइट्रल रिगर्गिटेशन, ठीक है दोस्तों. उसके बाद में अगर हम बात करें 4 to 6 वीक, आफ्टर 4 to 6 वीक्स अगर हम बात करें 4 to 6 वीक, देर इज रॉन्ग एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट पेरिकार्डियम और प्लूरा. एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट पेरिकार्डियम और प्लूरा. पेरिकार्डियम और प्लूरा, ठीक है दोस्तों. डायग्नोसिस इज ड्रेसलर सिंड्रोम. ड्रेसलर सिंड्रोम. और इन ड्रेसलर सिंड्रोम देयर इज ड्रग ऑफ चॉइस एस्पिरिन. ड्रग ऑफ चॉइस एस्पिरिन. पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, इन फर्स्ट फ्यू आवर्स देयर इज सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू वेंट्रिकुलर अरिथमिया. सडन कार्डियक डेथ ड्यू टू वेंट्रिकुलर अरिथमियाज. 4 to 7 days after MI, free wall rupture. There is murmur, systolic murmur at left external border due to VSD or mitral regurgitation. 4 to 6 week after MI, there is antibody form against pericardium or pleura. Antibody form against pericardium or pleura. This is Dressler syndrome, and drug of choice for Dressler syndrome is aspirin. Drug of choice for Dressler syndrome is aspirin. COPD patient with peripheral edema, hepatomegaly and loud P2. It is cor pulmonale. Cor pulmonale. Cor pulmonale is जैसा कि हम बोले दोस्तों, कोई लॉन्ग टर्म पल्मोनरी बीमारी है उस पेशेंट को. लॉन्ग टर्म पल्मोनरी बीमारी की वजह से राइट वेंट्रिकल्स पे जो प्रेशर होगा, लॉन्ग टर्म ऐसा देख लेते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म पल्मोनरी डिजीज की वजह से होने वाले हार्ट प्रॉब्लम्स, उसको बोलेंगे कोर पल्मोनल. कोर पल्मोनल. डायबिटिक विद बर्निंग चेस्ट पेन एट नाइट रिलीव्ड बाय एंटासिड्स. बर्निंग चेस्ट पेन एट नाइट रिलीव्ड बाय एंटासिड्स. एटिपिकल एंजाइना और इसोफेजियल स्पाज्म. एटिपिकल एंजाइना और इसोफेजियल स्पाज्म. Teenager with prolonged QT and syncopal episodes. Stress. Long QT syndrome. Patient on dialysis with friction rub and low voltage ECG. Uremic pericarditis. ठीक है दोस्तों, डायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है, साथ में उसको फ्रिक्शन रब सुनाई दे रही है और लो वोल्टेज ECG है, देन यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस. हिस्ट्री ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन विद डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट एंड S3 और गैलप रिदम.
displays apex beat, S3 gallop rhythm, or untreated hypertension, long term hypertension. Untreated long term hypertension, it is left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy. Child with loud P2, a recurrent respiratory infection, and failure to thrive, it is VSD. Loud P2, recurrent respiratory infection, it is VSD with pulmonary hypertension. Middle-aged woman with history of palpitations, mild diastolic murmur, and on opening snap, it is mitral stenosis. Patient with sudden loss of consciousness, no pulse, and pulseless electrical activity, it is cardiac arrest. No pulse, sudden consciousness, and pulseless electrical activity, it is cardiac arrest. Man with fever, pericardial rub, elevated CRP, no myocardial necrosis, it is acute pericarditis. IV drug user with systolic murmur, left lower sternal border, septic emboli, it is tricuspid valve endocarditis. Tricuspid valve endocarditis. Middle-aged man with angina, bradycardia, hypotension, and inferior valve MI, it is right ventricular infarct. History of diabetes or diabetic patient with orthopnea, PND and bilateral crepitations, it is left heart failure. ठीक है दोस्तों, bilateral crepitations, paroxysmal nocturnal dyspnea और orthopnea, it is left ventricular heart failure. Patient with history of viral illness, now present with chest pain and global ST elevation. Global ST elevation, myocarditis. Global ST elevation, myocarditis. Adolescent boy with palpitations and delta wave on ECG, WPW syndrome. Delta wave on ECG, it is WPW syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome. Patient with severe hypertension, feature of retinal hemorrhage and papillary edema, hypertensive emergency. Hypertensive emergency. Long-term hypertensive male with epistaxis, headache, left ventricular hypertrophy on ECG, target organ damage, it is hypertensive disease. Hypertensive heart disease. Elderly patient with systolic murmur radiating to carotid and syncope, it is aortic stenosis. Postmenopausal woman with sudden stress induced chest pain, or emotional chest pain due to followed by some emotional stress, it is Takotsubo cardiomyopathy or broken heart syndrome. Patient with sudden onset dyspnea, chest pain after immobilization. Sudden onset dyspnea and chest pain after immobilization, it is pulmonary embolism. Young woman with wide pulse pressure, collapsing pulse, it is aortic regurgitation. Elderly patient post MI day 5, sudden hypotension and hollow systolic murmur, it is VSD. 4 to 7 days हमने जो अभी पढ़ा था. ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें पेशेंट विद रिकरेंट पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड डायस्टोलिक कोलैप्स ऑन इको, इट इज कार्डियक टैम्पोनेट. इट इज कार्डियक टैम्पोनेट. अभी हम दोस्तों कुछ एक बार जेवीपी की बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम हार्ट ब्लॉक्स की बात करेंगे. अगर हम बात करें जेवीपी की, जेवीपी जुगुलर वेनस प्रेशर जो होता है दोस्तों, वो हम राइट एट्रिया जो होता है हमारा, राइट एट्रिया के बिहाफ पे हम उसको कंसिडर करते हैं. तो देयर इज पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स. ठीक है दोस्तों, देयर इज 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव वेव्स, ए सी वी, दीज आर पॉजिटिव वेव. ठीक है दोस्तों, X एंड Y नेगेटिव वेव. नेगेटिव वेव अब देख लेते हैं वेव फॉर्म दोस्तों, देख लेते हैं. ए जो वेव है, ए वेव जो है वो आएगी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, राइट एट्रियल, राइट एट्रियल, राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, राइट एट्रियल, ए से ए याद रखना है, ए से ए. ठीक है दोस्तों, सी जो है वो आएगी ट्राइकास्पेडिक वॉल बल्जिंग, ट्राइकास्पेड वॉल बल्जिंग ड्यूरिंग
ड्यूरिंग आईवीसी, ड्यूरिंग आईवीसी। वी वेव जो आएगी वो आएगी दोस्तों वेनस रिटर्न टू राइट एट्रिया, वी टू वेन, वी फॉर वेनस, वी फॉर वी वेव, वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न टू राइट एट्रिया, वेनस रिटर्न टू राइट एट्रिया। एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट, एक्स डिसेंट और वाई डिसेंट। एक्स डिसेंट इज ड्यू टू एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्सेशन, एट्रियल रिलैक्सेशन। And Y descent is due to early diastole, Y descent is due to early diastole। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। A wave is due to right atrial contraction, C wave is due to tricuspid wall bulging due to isovolumetric contraction, V wave is due to venous return to right atria, X descent is due to atrial relaxation, and Y descent is due to early diastole, Y descent is due to early diastole, Y descent is due to early diastole। यहीं अगर हम दोस्तों बात करें पैथोलॉजी जेवीपी वेव की, अगर पैथोलॉजी की बात करें, पैथोलॉजी तो ए वेव की अगर हम बात करें, ए वेव जो होगी इसमें जो भी चेंजेस आएंगे दोस्तों वो आएंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एट्रियल ए वेव चेंज, ए वेव ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इफ देयर इज एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि हमें पता ही नहीं चल रहा है एट्रिया फिब्रिलेट कर रहा है और वहां पे वेव फॉर्म हो ही नहीं रही, तो ए एब्सेंट ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन। लार्ज ए लार्ज ड्यू टू any obstruction in right side of heart, any obstruction in right side of heart, in right side heart means tricuspid stenosis, pulmonary stenosis और PAH, pulmonary artery hypertension। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें ए कैनन और कैनन ए वेव, कैनन ए वेव की अगर हम बात करें तो जंक्शनल रिदम। ठीक है दोस्तों, इट इज ड्यू टू जंक्शनल रिदम, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक ड्यू टू जंक्शनल, ड्यू टू junction rhythm in complete heart block, in complete heart block। ठीक है दोस्तों, in complete heart block। रेमेटिक फीवर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। रेमेटिक फीवर की हम बात कर लेते हैं तो इटियोलॉजी ग्रुप ए, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है दोस्तों, एम प्रोटीन इसमें एंटीबॉडी होती है जो क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, antibodies against M protein, M protein। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें हॉलमार्क फीचर,
एसोफ नोड्यूल्स, एसोफ नोड्यूल्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें वोल्व इन्वॉल्वमेंट की, मोस्ट कॉमन वोल्व इज माइट्रल। इन acute phase there is mitral regurgitation. In chronic phase there is mitral stenosis, mitral stenosis। रिवाइज जोन्स क्राइटेरिया हम इसमें और मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया, इसका जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस में मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, प्रोफाइल एक्सिस के लिए हम इसमें इंजेक्शन बेंजाथाइन पेनिसिलिन यूज़ करते हैं एवरी 21st डे पे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम दोस्तों बात करें हार्ट ब्लॉक की, हार्ट ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। 2nd डिग्री जो होता है उसमें दोस्तों 2 टाइप होते हैं, मोबिज टाइप 1, मोबिज टाइप 2। हार्ट ब्लॉक 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। 2nd डिग्री में 2 होते हैं, मोबिज टाइप 1, मोबिज टाइप 2। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले PR इंटरवल के चेंजेस की, उसके बाद में अगर इसमें ड्रॉप बीट है या नहीं है, और इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, फिक्स्ड प्रोलॉन्ग PR इंटरवल विद नो ड्रॉप बीट, विद नो ड्रॉप बीट। ठीक है दोस्तों, विद नो ड्रॉप बीट। ट्रीटमेंट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। मोबिज टाइप 1 की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग PR, प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग PR इंटरवल विद ड्रॉप बीट, ऑल्सो वेट एंड वॉच। मोबिज टाइप 2 की बात करें, फिक्स्ड PR विद ड्रॉप बीट, फिक्स्ड PR विद ड्रॉप बीट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो पेस मेकर, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करें 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक की, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन P and QRS, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन P and QRS। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम पेस मेकर। PR की बात करें तो, ट्रीटमेंट की बात करें तो पेस मेकर। तो दोस्तों, होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। और थैंक यू दोस्तों फॉर सीइंग दिस वीडियो। धन्यवाद।